हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको शायद किताबों में ना मिले और शायद कोचिंग वगैरह में भी ना बताएं। और अगर जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको पहले से ही पता है तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हैं। बड़ी पुरानी बात है, फिजिक्स का डेवलपमेंट अपने शुरुआती दौर में था और लोग फोर्स लगाकर खूब मजे ले रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? ये हो गया। अब देखो, ये बड़ी ही विचित्र घटना थी। विचित्र इसलिए कि जब हमने इस ईंटे पर दो फोर्स लगाई तो ये ना इस डायरेक्शन में गया ना इस डायरेक्शन में गया, बल्कि बीच में निकल लिया। अब समस्या यहां पर यह थी कि अगर दो चार फोर्सेस इकट्ठी किसी चीज पर लगा दें तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज किस दिशा में जाएगी और किस मैग्नीट्यूड से जाएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। अब हो सकता है आपके लिए ये समस्या बड़ी ना हो, क्योंकि आपको वेक्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होगी, लेकिन उस जमाने में लोगों के लिए जो कि वेक्टर के बारे में नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इसको उन्होंने कैसे सुलझाया, इस पर बात करते हैं। अब इस घटना के बाद उनके दिमाग में जो सवाल आए थे वो ये, दो अलग अलग दिशाओं में बल लगाने पर ये बीच में ही क्यों गया, पहला सवाल। दूसरा, क्या कोई ऐसा तरीका ढूंढा जा सकता है जिससे हमें पता चल जाए कि दो या दो से अधिक बल या फोर्स लगाने पर कोई चीज किस दिशा में और कितनी फोर्स से चलेगी? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो फोर्स और उसके लगने वाली डायरेक्शन को जोड़कर फाइनल रिजल्ट बता सके? ये तीन सवाल थे जिनके जवाब के रूप में वेक्टर को डेवलप किया गया। अब देखो कैसे डेवलप हुए। और अब एंट्री हुई ज्योमेट्री की। हाँ जी, ज्योमेट्री में हमारे पास एक ऐसा खूंखार नियम था जो दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जोड़कर एक फाइनल रिजल्ट दे सकता था। कौन सा था वो नियम? भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम। ये है, और ये है आपका असली वेक्टर एडिशन। बाकी जो भी वेक्टर एडिशन आपको किताब में दिए गए हैं सब फर्जी हैं। फर्जी से मेरा मतलब है इसी का एक्सटेंशन है, अपग्रेडेड वर्जन है। ओरिजिनल यही है और ये मैं साबित कर दूंगा। ये क्या है? ये कहां से आ गया? हाँ, ये रहा। तो जैसा कि आप पहले से जानते हो, बेस का स्क्वायर करके अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा, और अगर अंडर रूट निकाल दें तो वो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसी ट्राइंगल का बेस एक वेक्टर को शो करे और परपेंडिकुलर दूसरे वेक्टर को शो करे तो इन दोनों का जोड़ यानी कि वेक्टर एडिशन हाइपोटेनियस के द्वारा दिखाया जाएगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर एडिशन परफॉर्म कर सकती है। यहां से इस बात का हिंट मिलता है और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री मान लें तो जो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, अगर उसमें हम वैल्यू रख दें तो cos 90 0 हो जाएगा। तो यहां पर r निकलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि इसके बराबर है। यानी कि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई होता है। अब यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या ये कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो ना, यानी कि हो ही ना, तब क्या होगा? तब तो पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, समस्या थी भारी, लेकिन समाधान भी उतना ही आसान था, और इसका समाधान भी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला। देखो कैसे। अब देखो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है जी। ये वेक्टर P हो गया, ये Q हो गया। अब समस्या आ गई ये कि इसे पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अब घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए, अगर दो वेक्टर को प्लस करके रिजल्टेंट मिलता है तो क्या इसका उल्टा भी सही होगा? मतलब क्या है इस बात का? यानी कि एक वेक्टर को तोड़ने पर क्या दो वेक्टर मिल सकते हैं? मतलब एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं? अब ऑलरेडी जो वेक्टर पढ़ चुका है उसे यह बात पता होगी। हाँ जी, एक वेक्टर के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। तो क्या अब हम इस वेक्टर के दो टुकड़े कर सकते हैं? क्योंकि हमारी समस्या यही है, क्योंकि 90 हमें यहां पर नहीं मिल रहा। मतलब इसके दो टुकड़े कर दें और इसकी जगह पर दो ऐसे वेक्टर लगा दें जो हमें 90 दे दे। कैसे काम करेगा वो? देखो, पहले इसको मिटा देते हैं, तभी तो आपको दिखा पाऊंगा। देखो अब होगा क्या। ये आ गया अपना ट्राइंगल और अब ये जाएगा इससे जुड़। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। यहां पर 90 है और ये रिजल्ट देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि इस एक अकेले वेक्टर की जगह मैं इन दो वेक्टर का प्रयोग कर सकता हूं जो यहां पे और यहां पर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप पूछोगे इससे फायदा क्या है? फायदा हुआ भाई साहब ये कि अब इस बड़े ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम कर जाएगी। और दूसरा फायदा सुनो, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है इन दो वेक्टर की वजह से। एक तो ये वाला वेक्टर, रुक जाओ मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर हमें ये वाला रिजल्टेंट दे रहे थे। लेकिन अगर मैं इसे हटा भी दूं और इसकी जगह ये दो वेक्टर ले लूं तो ये दो वेक्टर और ये वाला वेक्टर मिलकर हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ये रिजल्टेंट सेम आएगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि अगर कोई ट्राइंगल 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और रिजल्टेंट आएगा। तो इस केस में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और रिजल्टेंट सेम आएगा। यानी कि मोटा मोटा मतलब ये निकला कि वेक्टर किसी भी एंगल पे हो, ये वाला फॉर्मूला जो हम पाइथागोरस थ्योरम की वजह से मॉडिफाई करने जा रहे हैं ये हर जगह लग जाएगा। ठीक है जी। अब आगे देखो, अब देखो जिस चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं वहां ध्यान देना। ठीक है, ये जो लास्ट की लाइन है ना, जरा इसे पढ़ो, थीटा द एंगल बिटवीन वेक्टर्स पी एंड क्यू। लेकिन क्या आपको थीटा पी और क्यू के बीच में दिखाई दे रहा है? और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर यहां ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि थीटा पी और क्यू के बीच में है? इसे एक्सप्लेन करना चाहिए था किताबों को, लेकिन किया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। अब देखो यहां पर मैं दो लाइनें खींचता हूं। अब जरा आप ये बताइए कि अगर ये 120 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली लाइन अगर M है और ये वाली लाइन L है तो इनके बीच में कितना एंगल है? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी 120 डिग्री का एंगल है, या फिर कुछ ये कहें कि जी 60 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों में सही क्या है? भाई साहब दोनों ही सही हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल भी है और 120 डिग्री का भी एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर O लिख देता हूं तो MOL के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और अगर यहां पे P लिख देता हूं तो MOP के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। देखो एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी देखो, अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच में 60 डिग्री का एंगल मान लेता हूं तो L की तरफ से अगर मैं चलूं तो भी मेरा रिजल्टेंट यहीं पर आएगा, और अगर मैं P की तरफ से भी चलूं तो 120 डिग्री लेने पर भी मेरा रिजल्टेंट सेम आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एंगल चाहे मैं इधर लूं या उधर लूं, रिजल्टेंट मेरा सेम ही आएगा। अब इसका फायदा हमने वेक्टर्स में कैसे उठाया? अगर ये मेरा थीटा है तो यहां पर कितना हो सकता है? 180 माइनस थीटा कर लो। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, यहां पर थीटा लेने से और यहां 180 माइनस थीटा लेने से क्या ये डायरेक्शन चेंज होगा? क्या ये वाला वेक्टर अपनी पोजीशन से हिलेगा? बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब यहां पर आपका ये सवाल आ सकता है कि जी हमने 180 माइनस थीटा का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा करने में हमारा फायदा नहीं था। देखो फायदा कैसे नहीं था, यहां पर थीटा लेते ही मेरा ये फायदा हुआ कि अब मैं इस वेक्टर को, ये जो क्यू वेक्टर है, इसके दो टुकड़े कर सकता हूं साइन और कॉस में, यानी कि दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। ये मेरा फायदा था। लेकिन थीटा लेने से मेरे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने थीटा यहां पर लिया। अब देखो दोनों ही सूरतों में अगर मैं कोई सा भी ले लूं मेरे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर मेरे को थीटा लेने से यह फायदा हुआ कि मैं दो कंपोनेंट में ये वाला जो वेक्टर है क्यू वेक्टर, इसे तोड़ सकता हूं। इसीलिए मैंने थीटा को वहां पर लिया है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप किताबों में ये लिखा पढ़ो और जैसे ही ये काम खत्म होगा उसके बाद सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग जाएगी देखो। अब हमें क्या करना है, ये वाला वेक्टर तो लेना नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी फाइंड करनी है। लेकिन इसकी वैल्यू b cos थीटा हुई कैसे? तो देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा रेशो चाहिए जो कि ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो बेस है इन दोनों से मिलके बना हो। तो कौन सा है वो रेशो? वो है जी cos थीटा। थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, और cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी। तो अगर मैं cos थीटा को कैलकुलेट करूं तो वो आता है आपका, ये तो हो गया मेरा an बेस, ठीक, और हाइपोटेनियस हो गया मेरा वेक्टर b, यानी कि मैं b लिख लेता हूं। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? an की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा। तो ये b cos थीटा हो गया, ये हो गया b sin थीटा। इस तरीके से वेक्टर्स के कंपोनेंट तोड़े जाते हैं। अब हमने क्या काम किया, इसे हटाकर यानी कि वेक्टर b को हटाकर ये बेस और ये परपेंडिकुलर ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम में डाल दिया, और जैसे ही हमने सॉल्व किया ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया। अब कुछ लोग जो है डायरेक्शन का फॉर्मूला भी पूछेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आपका हो गया डायरेक्शन का फॉर्मूला। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि हमने tan अल्फा ही क्यों लिया। वो इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट का जो एंगल है वो है अल्फा। इस एंगल को ये दोनों लाइन, एक ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों मिलकर बदल सकती हैं। तो यानी कि इन दोनों के रेशो पर रिजल्टेंट की वैल्यू निर्भर करेगी। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही मैंने किया है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दी, सॉल्व होके ये आ गया। क्योंकि ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B cos थीटा था और ये वेक्टर B sin थीटा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये है कारण डायरेक्शन का। अब चलो उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने वेक्टर को डेवलप किया। तो जी वेक्टर को ना किसी एक आदमी ने डेवलप नहीं किया था, उसके पीछे कई लोगों का दिमाग था। अब वो कौन कौन थे? तो एक तो थे आपके कार्ल फ्रेडरिक गॉस थ्योरम वाले, जिन्हें आप जानते होंगे। दूसरे थे मोबियस, ऑगस्ट मोबियस, इन्हें भी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आयरन मैन नहीं, ये कौन सी मूवी थी, एवेंजर एंड गेम, शायद एंड गेम ही होगी। एंड गेम के अंदर ये जो मोबियस स्ट्रिप दिखाई गई थी ना, वो टाइम ट्रेवल वाला जीपीएस आयरन मैन ने जो बनाया था, हाँ जी ये इन्हीं के आइडिया को कॉपी करके इन्होंने बनाया था। ठीक है जी, तो इन्होंने भी वेक्टर को डेवलप किया। फिर थे आपके विलार्ड गिब्स, भाई साहब इन्हें मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स का फादर कहा जाता है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है वेक्टर को डेवलप करने में। और ये जो हैं इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। देखो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की 20 इक्वेशन दी थी, जो आज के समय अगर पढ़नी पड़ जाए तो हालत टाइट हो जाएगी। अब ओलिवर हेवियसाइड ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वेक्टर्स लगाकर, बोले तो वेक्टर्स के कर्ल और डाइवर्जेंस ऑपरेटर लगाकर उन 20 इक्वेशन को 4 इक्वेशन में बदल दिया। इसीलिए वेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। और जब वेक्टर्स की मदद से ये काम हो गया तो चर्चे तो होने ही थे। इन 20 इक्वेशन को इन 4 इक्वेशन में तोड़ दिया। जो आज के समय आप इलेक्ट्रिसिटी में 4 इक्वेशन पढ़ते हो, उसके लिए आप किन्हें थैंक यू करना है? ओलिवर हेवियसाइड को। अब यह सवाल आता है ये कि क्या हमारे पास डायरेक्शंस को जोड़ने का कोई और तरीका है? हाँ जी बिल्कुल है। 2 और तरीके हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें कि एक है रोटेशनल मैट्रिक्स और तीसरा है ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा। तो देखो मैट्रिसेस तो आपका वेक्टर से पहले ही डेवलप हो गया था, लेकिन रोटेशनल मैट्रिक्स ये हाल फिलहाल में ही डेवलप हुआ है। और ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा ये तो शायद 20वीं सेंचुरी की देन है, जबकि वेक्टर इससे पहले ही डेवलप हो चुका था। तो आज भी अगर सबसे आसान तरीका 2 दिशाओं को जोड़ने का अगर कोई है तो वो वेक्टर ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर की उत्पत्ति क्यों हुई। वेक्टर की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जो 2 दिशाओं को जोड़ दे, 2 डायरेक्शन को जोड़ दे, यानी कि डायरेक्शंस को ऐड कर सके। क्योंकि मैग्नीट्यूड का सम तो हम सिंपल मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डायरेक्शन को ऐड करके नई डायरेक्शन कैसे निकालें? तो ये जो समस्या थी, यानी कि उन चीजों को ऐड करना जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसीलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नया मैथमेटिक्स का टूल डेवलप हुआ जिसका नाम था वेक्टर्स। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।